कहानी की शुरुआत एक कार दुर्घटना से होती है, जहां कोई चिल्ला रहा है कि एम्बुलेंस बुलाओ। अचानक हमारा लड़का ऐसे झटके से जाग जाता है जैसे किसी बुरे सपने से बाहर आया हो। तभी ट्रेन के इंटरकॉम से अनाउंसर की आवाज़ आती है, टर्मिनल स्टेशन आने वाला है। वो अपनी हथेली को घूरते हुए सोचता है, क्या सच में मैं मर गया था? तभी पीछे से किसी का हाथ उसके कंधे पर पड़ता है और एक लड़की की आवाज़ आती है। लड़की उससे कहती है कि क्या वो उसका सामान नीचे उतारने में मदद कर सकता है। वो जैसे ही मुड़ता है, उसे देखकर सन्न रह जाता है। उसे वो लड़की पहचान में आ जाती है। वो मन ही मन सोचता है कि ये इतनी जवान कैसे दिख रही है, और ये तो वही कपड़े हैं जो उसने फ्रेशर ईयर में पहने थे। वो उसे पास से घूरता रहता है। तभी ट्रेन की खिड़की में अपनी ही परछाई देखकर वो हैरान रह जाता है। जवान, ये तो 19 साल वाला मैं हूँ। वो व्यंग से बड़बड़ाता है, क्या सच में मैं दोबारा जन्म ले आया हूँ? धीरे धीरे उसकी टूटी फूटी यादें जुड़ने लगती हैं। एक पुरानी याद चमकती है। एक लड़की उससे कह रही है कि उसे घर छोड़ आए। उस याद में वो लड़की बोल रही है कि उसे कोई डर नहीं, चाहे वो कुछ भी करने की कोशिश करे। अचानक एक काली बालों वाली महिला गुस्से से उसका नाम चिल्लाते हुए सामने आ जाती है। वो गौर करता है, वो लड़की तो तमतमाई हुई उसकी तरफ बढ़ रही है। वो उसका कॉलर पकड़ के पूछती है, तो अब यही टाइप पसंद है तुम्हें? वो झुंझलाकर उसका हाथ झटक देता है। सामने खड़ी दूसरी लड़की चिढ़ाते हुए कहती है कि उसका एक्स सब थोड़ी छोटी उम्र वाली लड़कियों को पसंद करता है और जानबूझकर उससे आ लगती है। काली बालों वाली लड़की भड़क उठती है कि किसे आंटी बोल रही हो। वो दूसरी पर झपट पड़ती है। धक्का मुक्की में छोटी उम्र वाली लड़की अपना बचाव करने की कोशिश करती है, पर उसकी टॉप खिंच जाती है। फिर वो गुस्से में हमारे नायक अपनी पूर्व पत्नी को धक्का दे देती है। पूर्व पत्नी का संतुलन बिगड़ जाता है और वो सीधे सड़क पर गिरती है, ठीक उसी को क्या ट्रक उनके सामने। हमारा लड़का चीखता है, सावधान! वो उसकी कलाई पकड़ लेता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। आखिरी पल में वो उसे अपनी बाहों में खींच लेता है, सोचते हुए कि वो उसका कर्जदार था। और उसी पल दोनों की जिंदगी खत्म हो जाती है। वापस वर्तमान में जैंग इंडियन हॉट फुलाए पूछती है कि क्या उसने घूरना खत्म कर लिया। वो होश में लौटता है और माफी मांगता है कि वो बस ख्यालों में खो गया था। अनाउंसर दोबारा घोषणा करता है, स्टेशन आने वाला है। अचानक जैंग इंडियन बैलेंस खो देती है और सीधे हमारे लड़के पर गिर पड़ती है। उसके भारी गुब्बारे पूरी तरह खुलकर उसकी आंखों के सामने। वो इस अचानक से हुई घटना से हड़बड़ा जाता है। वो नरम नरम गुब्बारे उछलते हुए हल्की सी प्लप प्लप आवाज करते हैं। लड़की तुरंत उठ खड़ी होती है, पूरी तरह शर्म से लाल। इसके बाद हमारा लड़का सहज बनते हुए कहता है कि वो उसके सामान में मदद कर देगा। दोनों साथ साथ चलते हैं। वो अब भी बुरी तरह शर्मिंदा है। जैंग इंडियन चेतावनी देती है, जो हुआ है किसी को बताया तो तुम खत्म हो। वो मन ही मन सोचता है कि वो अभी भी उतनी ही बेपरवाह और जोश से भरी है जितनी पहले थी। आखिरकार वो जिनलिंग यूनिवर्सिटी पहुंचता है। उसे याद आता है 18 की उम्र में उसके बड़े सपने थे, लेकिन किस्मत ने उससे बहुत कुछ छीन लिया। पर अब जब वो दोबारा जन्म लेकर लौटा है, वो कसम खाता है कि वो फिर अपना गौरव बनाएगा और महान बनेगा। तभी एक लड़की उसके पास आके पूछती है कि क्या वो रजिस्ट्रेशन के लिए आया है। वो उसे देखता है, चेनवान। उसे तुरंत याद आता है अपने पिछले जन्म की खूबसूरत सीनियर चेनवान। दूसरी ओर उसकी पत्नी भी झटके से जाग जाती है। वो चारों ओर देखती है, क्या ये मेरा पुराना कमरा है? उसे कुछ गड़बड़ लगता है। फिर वो आईने के सामने दौड़ती है और अपनी ही जवान शक्ल देखकर सन्न रह जाती है। वो समझ जाती है वो भी पुनर्जन्म ले चुकी है। उधर सीनियर चेनवान मुस्कुराते हुए अपना परिचय देती है और जो युआन की मदद की पेशकश करती है। उसकी नज़र चेनवान के उस दिल पर जाती है जिसके चलते वो अपने पिछले जन्म में उसकी ठगी में फंस गया था। वो उसका फ्लायर लेते हुए उसे सीनियर कहकर बुलाता है। जो युआन कहता है कि इस तरह की सेल्स पिच अब थोड़ी पुरानी हो गई है। ये सुनकर वो चकित रह जाती है कि इसने अभी क्या कहा। जो युआन कहता है कि वो उसके लिए फ्लायर बांट देगा और कमीशन भी वो ही रख ले। चेनवान दंग रह जाती है, क्या ये सच में इतना आसान शिकार है? वो उसे कुछ फ्लायर्स थमाती है और कहती है कि अपना बेस्ट देना। चेनुआन कहती है कि वो बाद में उसके नतीजे देखने आएगी और हाथ हिलाकर विदा लेती है। हमारा हीरो सोचता है कि पिछली जिंदगी में भी वो बहुत अच्छी थी, इतनी कि उसे हॉस्टल तक छोड़कर जाती थी। थोड़ी देर में वो अपने हॉस्टल बिल्डिंग के सामने पहुंचता है और किसी को स्कूल की शिकायत करते हुए सुनता है। वो धीरे धीरे अपना कमरा खोलता है। अंदर एक लाल बालों वाला लड़का जिंदगी को कोस रहा होता है। जैसे ही वो अंदर आता है, वो लड़का जल्दी से उसके पास आता है। वो खुद को चांगा बताता है और कहता है कि वो झाओ युआन का इंतजार कर रहा था, ताकि आखिरकार पूरा रूम सेट हो जाए। दोनों एक दूसरे से परिचय करते हैं। जब चांगा को पता चलता है कि दोनों एक ही शहर के हैं, तो वो हैरान रह जाता है।
उसका नया रूममेट बताता है कि उसने कुछ लड़कियों के साथ कार्ड खेलने की प्लानिंग की है और उसे जैन यान की तस्वीर दिखाता है। वो झाओ युआन को भी साथ चलने का न्योता देता है, लेकिन हमारा हीरो मना कर देता है। तभी एक और रूममेट बोल पड़ता है कि वो चांगा के साथ उस जैनयान से मिलने चलेगा। वो लड़का हमारे हीरो से कहता है कि बाद में जलना मत जब वो लड़कियों के साथ घूम रहा होगा। ये सुनकर हमारा नायक मन में सोचता है कि उसके पास अभी कार्ड खेलने का समय नहीं है। वो चश्मा पहनते हुए कहता है कि इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ है पैसे कमाना। इसके बाद वो रास्ते में दो खोई हुई लड़कियां पाता है और उनकी मदद की पेशकश करता है। वे उस हैंसन सीनियर से प्रभावित होकर उनकी मदद स्वीकार कर लेती हैं। हमारा हीरो उनसे पूछता है कि वे किस हॉस्टल में हैं ताकि वो उनका सामान पहुंचाने में मदद कर सके। इसी बहाने वो उन्हें कैंपस डेटा प्लान के बारे में भी बताता है। लड़कियां ऑफर में दिलचस्पी दिखाती हैं और उनमें से एक उससे उसका संपर्क नंबर मांगती है। दूसरी पूछती है कि जब नंबर फ्लायर पर लिखा है तो अलग से क्यों चाहिए। उसकी दोस्त मुस्कुराकर कहती है कि इतनी क्यूट सीनियर का नंबर पास में रखना भविष्य के लिए अच्छा होता है। तब हमारा नंबर देने के लिए तैयार हो जाता है और वे नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। इसी समय दो और महिलाएं वहां आ पहुंचती हैं। छोटी वाली पूछती है कि क्या वो भी A9 हॉस्टल की तरफ ही जा रहे हैं। हमारा नायक उसे देखकर पहचान लेता है। वो शैन यू होती है। वो बताता है कि हाँ, वो उन्हें वहां तक ले चला जाएगा। शैन यू की माँ उसका धन्यवाद करती है। फिर शैन यू की माँ कैंपस कार्ड को उपयोगी बताते हुए झाओहीमान से कहती है कि वो उन्हें भी अपना संपर्क जोड़ ले। वो जोर देकर कहती हैं कि वो उसकी बेटी का स्कूल में ख्याल रखे। हमारा हीरो उनका सामान कमरा 503 तक ले जाने की पेशकश करता है। शैन्यू उत्सुक होकर पूछती है कि उन्हें उसके कमरे का नंबर कैसे पता चला। हमारा हीरो बात संभालते हुए कहता है कि उसने उनकी बातचीत बस यूं ही सुन ली थी, जबकि अंदर ही अंदर सोच रहा था कि पिछली जिंदगी की आदत के कारण उसने जरूरत से ज्यादा बोल दिया। तभी उसे एहसास होता है कि उसे जल्दी से कुछ पैसे कमाने का तरीका ढूंढना होगा। उधर कहीं और कुछ लड़कियां सोच रही थीं कि वो मददगार सीनियर आखिर था कौन। उसी समय एक छात्र हमारे लड़के के पास आता है और पूछता है कि पर्चे पर लिखा हुआ नंबर काटा हुआ क्यों है। हमारा नायक समझाता है कि प्रिंटिंग की गलती थी और सही नंबर उसके बगल में लिखा है। लड़की धन्यवाद कहकर बताती है कि वो बाद में संपर्क करेगी और वहां से चली जाती है। कुछ ही देर बाद एक लड़का दौड़ता हुआ आता है और खुशी खुशी बताता है कि सारे फ्लायर बांट दिए गए हैं। हमारा लड़का मुस्कुराता है, सोचते हुए कि स्कूल ग्रुप में पोस्ट करना वाकई फायदेमंद रहा। उसने पहले ही ग्रुप में कैंपस डेटा प्लान की पेशकश का संदेश भेज दिया था। इसके बाद वह रुचि रखने वाले लोगों के मैसेज का जवाब देना शुरू करता है। वह एक सहपाठी को समझाता है कि प्लान 130 में मिलता है और 150 पर रीसेल करते हैं। इस तरह हर ऑर्डर पर 20 का कमीशन मिलता है और रेफरल के जरिए भी कमाई होती है। हमारा हीरो अपने सहपाठी लुका की तेजी की तारीफ करता है और लुका भी उसकी कनेक्शन क्षमता की सराहना करता है। इतने में एक लड़की आती है और पूछती है कि क्या वह भी कमीशन कमा सकती है। शुआ चौंक जाता है। वह है ली शी किंग, भविष्य की कैंपस ब्यूटी और डिप्लोमैट। लड़की फिर पूछती है कि क्या कमीशन सच में प्रति व्यक्ति 20 है। हमारा लड़का उसकी बात की पुष्टि करता है और फिर उसे एक बेहतर ऑफर देता है। अगर वो आज 30 लोग ले आए तो वह उसे पूरे कैंपस की जनरल एजेंट बना देगा और प्रति व्यक्ति 30 कमीशन मिलेगा। यह सुनकर ली किंग की आंखें डॉलर के निशान से चमक उठती हैं। उत्साहित होकर वो सौदा पक्का कर देती है और कहती है कि वह जल्द ही सूची भेज देगी। हमारा नायक सोचता है कि यह तो बड़ा मौका है। यूनिवर्सिटी की जिंदगी सच में दिलचस्प होने वाली है। उधर खड़ा एक दोस्त इस स्पीड में डील फाइनल होते देख बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। इसी बीच लड़कियों के हॉस्टल में नायक की भविष्य की पत्नी उसे कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका नंबर अभी अस्तित्व में नहीं है। तभी उसकी दोस्त जेंगियनिन उसे कॉफी शॉप में कार्ड गेम खेलने के लिए बुलाती है। वह तुरंत तैयार हो जाती है। जेंगियनिन हैरान होती है, सोचती है कि क्या वो हमेशा से इतनी आसान सी थी, क्योंकि पहले तो वह काफी शांत और ठंडे स्वभाव की लगती थी। वह बताती है कि बस कमरे में बोर हो रही थी और निकलने से पहले थोड़ा मेकअप ठीक कर लेगी। उसकी दोस्त नोटिस करती है कि वो आज बहुत खुश दिख रही है और पूछती है कि क्या उसका बॉयफ्रेंड भी वहां होगा। लड़की एकदम शर्मा जाती है और कहती है कि वो अभी बॉयफ्रेंड कहाँ है। वो मन ही मन सोचती है कि वही उसका भविष्य का पति है। कुछ देर बाद दोनों कॉफी शॉप में बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं। तभी हमारे लड़के के रूममेट वहां पहुंचते हैं और जंग यिन के बारे में पूछते हैं। वो उत्साहित होकर पीछे मुड़ती है क्योंकि उसे लगता है कि वही आया है, लेकिन जब वो देखती है कि वो नहीं है तो उसका चेहरा उतर जाता है। वो चिढ़कर पूछती है कि वे लोग क्यों आए हैं और जो यूएन कहाँ है।
चांग हाओ बताता है कि प्रोटैगनिस्ट को कुछ काम आ गया था और वो नहीं आ पाया। वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, शायद उसके पुनर्जन्म से चीज़ें बदल गई हैं। यान उसे चिढ़ाती है कि उसे स्टडअप कर दिया गया, लेकिन तुरंत ही कह देती है कि शायद वो वाकई में किसी काम में व्यस्त होगा। पूर्व पत्नी ये सोचती है कि उसने जो नंबर मिलाया था वो बंद था, लेकिन शायद इस जीवन में कई चीज़ें बदल गई हों। तभी लड़कों में से एक माहौल हल्का करने की कोशिश करता है और उसे ताश खेलने के लिए बुलाता है, लेकिन उसका मन नहीं लगता। इधर दूसरी तरफ हमारा नायक एक दुकान पर पहुंचता है। एक दोस्ताना कर्मचारी उसे नमस्ते करती है और पूछती है कि वो कैसे मदद कर सकती है। वो कहता है कि उसका मैनेजर से मीटिंग तय था। वो उसे मैनेजर के ऑफिस तक ले जाती है। वो कर्मचारी उसके आत्मविश्वास और प्रभावशाली व्यक्तित्व से प्रभावित होती है, खासकर उसकी कम उम्र देखकर। वो दरवाजे पर पहुंचता है जहां ऑफिस का बोर्ड लगा होता है। मैनेजर पूछती है कि क्या वो वही युवा है जो उनका एजेंट बनना चाहता है, और कहती है कि उसमें काफ़ी हिम्मत है। हमारा नायक उन्हें एक लिस्ट दिखाता है जिसमें 247 नए छात्रों की रुचि दर्ज है, और कहता है कि ये तो बस शुरुआत है। मैनेजर इतनी कम समय में बिक्री देखकर चकित हो जाती है। वो कहता है कि 150 वाले प्लान पर उसे अधिकतम $70 की छूट मिल सकती है, लेकिन वो 80 चाहता है। मैनेजर उसकी हिम्मत की तारीफ करते हुए छूट मान लेती है। इसके बाद वो पूरे जिले की एजेंसी राइट्स मांगता है, 60% कमीशन और 30% एडवांस के साथ। मैनेजर उसके करीब आकर पूछती है कि क्या वो पूरा बाजार अकेले निगलना चाहता है और उसका बेस कॉस्ट क्या है। हमारा लड़का बताता है कि उसके परिवार का काम ही यही है, इसलिए वो कुछ भी नहीं छिपा सकती। वो वादा करता है कि वो 40% मार्केट पर कब्जा कर लेगा। लड़की की महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास देखकर मैनेजर डील फाइनल कर देती है और कहती है कि तय समय और जगह पर माल भेज दिया जाएगा। वो पूछता है कि क्या वे अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, और मैनेजर तुरंत तैयार हो जाती है, उसे बॉस लू कहकर बुलाती है। मैनेजर मन में सोचती है कि इस लड़के की सोच उसकी उम्र से कहीं ज्यादा गहरी है और उसकी स्थिरता भी कमाल की है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय लड़का उससे एक और बात पूछता है। उसे याद आता है कि इस दुकान में एप्पल फ़ोन के कॉन्ट्रैक्ट प्लान भी मिलते हैं। उधर कॉफ़ी शॉप में एक्स वाइफ ताश खेलने बैठी होती है। एक दोस्त शिकायत करता है कि उसने 9 की गड्डी अकेली फेंक दी, जिससे सामने वाले को जीत मिल गई। दूसरा दोस्त माहौल शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे खेल सिखा दो, लेकिन वो मना कर देता है, कहते हुए कि जब वो और हमारा लड़का कपल हैं तो उसे क्या सिखाना। पूर्व पत्नी माफी मांगती है कि वो खेल में अच्छी नहीं है और वॉशरूम जाने के बहाने वहां से उठ जाती है। वो समूह से थोड़ी दूर हटकर अपनी सोच में खो जाती है। वह सोचती है कि जुआन क्यों नहीं आया और क्यों सब कुछ उसकी पिछली जिंदगी से इतना अलग है। वो फिर से उसे कॉल करने की कोशिश करती है, उम्मीद करती है कि इस बार फोन लग जाए। शहर के दूसरी ओर हमारा नायक एक दुकान से नया फोन लेकर बाहर निकलता है, सोचते हुए कि कितनी किस्मत की बात है कि नंबर पिछली जिंदगी जैसा ही है। अचानक उसका फोन बज उठता है और वो चौंक जाता है कि उसे किसने कॉल कर दी, जबकि उसने अभी किसी को अपना नंबर बताया ही नहीं। वो कॉल उठाता है और पूछता है कि कौन बोल रहा है, क्योंकि नंबर उसे अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा था। उधर लंबे समय तक चुप्पी देखकर वो चिढ़ जाता है और कहता है कि अगर सामने वाला कुछ नहीं बोलेगा तो वो फोन काट देगा। तभी सामने से सूकिंग की चीखती हुई आवाज आती है कि उसे उपन्यास लिखने चाहिए, क्योंकि वे जबरदस्त हिट होने वाले हैं। लेकिन हमारा लड़का बिना एक पल गंवाए उसके मुंह पर फोन काट देता है। सूकिंग दंग रह जाती है कि उसने उसके मुंह पर कॉल काट दी। वो सोचती है कि वो ऐसा क्यों करेगा। तभी उसे याद आता है कि इस समय का जो युवान तो सिर्फ 19 साल का है और उसे जानता भी नहीं। ये सोचकर वो शर्म से पानी पानी हो जाती है और तय करती है कि उसे अब एक डेवलपमेंट प्लान बनाना चाहिए। उधर हमारा नायक घबरा जाता है। उसे समझ आता है कि उसका पुनर्जन्म तो एक खरीदो एक फ्री पाव वाला मामला निकला। वो सोचता है कि वो किसी भी हाल में सूकिंग को नहीं बताएगा कि वो भी दोबारा जन्मा है। इस बीच एक्स वाइफ और जंग उसके रूममेट्स के साथ चल रही होती है, जब उनमें से एक अचानक आइडिया देता है कि क्यों ना लड़कों के हॉस्टल में जाकर जासूसी करें। हॉस्टल शब्द सुनते ही एक्स वाइफ एकदम रुक जाती है, मानो उसे कोई बड़ी प्रेरणा मिल गई हो। वो कहती है कि चूंकि उनकी क्लास मीटिंग है तो वो उन्हें उनके डॉर्म तक छोड़ देगी। लड़के हैरान परेशान रह जाते हैं। जंगिन तुरंत शक करती है कि उसकी दोस्त असल में लड़कों के हॉस्टल जाने के बहाने जो युवान को ढूंढना चाहती है। उधर दूसरा रूममेट चांगा से रोज हींकते कह रहा है कि उसे बहुत जलन हो रही है कि उनके लड़के के बारे में कोई इतनी खूबसूरत लड़की सोच रही है। सुकिंग जंगिन से पूछती है कि क्या उसे लगता है चांग उसे पसंद करता है, लेकिन जंगिन हंसकर टाल देती है कि उसे ज्यादा मैच्योर लड़के पसंद हैं। इतना कहते हुए वे यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की ओर बढ़ते जाते हैं। अचानक एक्स वाइफ दूर किसी को देखती है और एकदम से ठिठक जाती है। उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल जाती है और वो खुशी से चिल्लाती है, जो युवान। जंगिन पूरी तरह चौंक जाती है। हमारा नायक मुड़कर देखता है और हाँ,
जंगीन का शक सही था। वो सचमुच वही था। नायक अंदर ही अंदर घबरा जाता है। वो सोच नहीं पा रहा कि वो यहाँ कैसे आ गई। जंगीन का मुंह खुला का खुला रह जाता है जब उसे पता चलता है कि यही वो मशहूर जो यान है जिसके बारे में उसकी दोस्त लगातार बात करती रहती थी। सूकिंग तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन हमारा लड़का अनजान बनने की एक्टिंग करता है और पूछता है कि वो कौन है। वो अपना परिचय देती है और बताती है कि वे एक ही क्लास में थे। नायक के दिमाग में उसकी पिछली जिंदगी की खूबसूरती की यादें घूम जाती हैं। जंग इन इस पूरी सिचुएशन को देखती है तो उसे कुछ अजीब लगता है। ये किसी कपल की लड़ाई नहीं लग रहा, बल्कि कुछ और ही गड़बड़ है। रूममेट पूरी तरह कंफ्यूज्ड है और पूछता है कि क्या वो लड़के को पटाने आई है। सूकिंग कहती है कि उन्हें एक दूसरे को फिर से जानना चाहिए। दृढ़ नज़र से वो मन ही मन सोचती है, इस बार वो खुद उसे हासिल करेगी। लेकिन हमारा लड़का उसे काटते हुए कह देता है कि वो पहले से ही किसी को पसंद करता है। अंदर ही अंदर सोचता है, मैं दोबारा उस जाल में नहीं फंसने वाला। सूकिंग की मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है। वो पूरी तरह हैरान रह जाती है। वो अविश्वास में पूछती है, सच में तुम्हें कोई पसंद है? और हमारा लड़का ताने मारते हुए कहता है, क्या इतना अजीब है कि मुझे कोई पसंद आ जाए। वो जिस लड़की को देखा था उसके बारे में बताने ही वाला होता है कि तभी सुकचिंग उसे बीच में ही रोक देती है और बोलती है कि चुप हो जाओ। अंदर ही अंदर वो जल भुन रही है, सोच रही है कि ये जरूर उसे पहली नजर में ही पसंद कर बैठा है। वो मन ही मन कसम खाती है, ये इस जन्म में भी मेरा होगा और अगले जन्म में भी। तभी जंगयान मुस्कुराते हुए जॉन के पास आती है और कहती है कि वे फिर मिल गए। हमारा नायक तो जोश में आकर तुरंत ही कह देता है, चलो नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। दोनों लड़कियां उसकी ये बेधड़क हरकत देखकर दंग रह जाती हैं। सुकचिंग को तो उसके फोन को देखकर और भी झटका लगता है। उससे लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो पहले से कहीं ज्यादा सक्षम और कॉन्फिडेंट दिख रहा है। हमारे एमसी की एक्स वाइफ हल्की मुस्कान देते हुए कहती है, क्योंकि हम क्लासमेट हैं तो ठीक है, ऐड कर देती हूँ। लेकिन चीजें जिस तरफ जा रही थी उसे देखकर हमारा नायक सोचता है कि मुसीबत शुरू हो चुकी है, अब निकलने का रास्ता चाहिए। उसी वक्त जंगयान बीच में बोलती है कि अभी नंबर एक्सचेंज ना करें, किसी और समय कर लेंगे। ठीक उसी समय उसका एक रूममेट आकर बताता है कि शाम 7 बजे क्लास मीटिंग है। जुआन उसी बहाने को पकड़कर अपने दोस्तों को लेकर वहां से तुरंत खिसक जाता है, मन ही मन शुक्र मनाते हुए कि ऊपर वाले ने उसे उस झंझट से बचा लिया। क्लासरूम में सभी स्टूडेंट्स मीटिंग के लिए इकट्ठा हैं। उधर चांग हाओ और उसका दोस्त क्लास की लड़कियों की गपशप कर रहे हैं। एक लड़का किसी लड़की की तरफ इशारा करके राय पूछता है। रेड हेड का दोस्त उस चुनाव का मजाक उड़ाता है और जंग यान की तरफ इशारा करता है। लेकिन चांग हाओ उसे चिढ़ाते हुए कहता है, अरे उसकी तो टांगे माचिस की तीलियों जैसी हैं। उसका रूममेट लगातार उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि उसकी पसंद वाकई खराब है। तभी सबकी नज़र एक गुलाबी बालों वाली लड़की पर जाती है जो कमरे में आते ही सबका ध्यान खींच लेती है। रेड हेड का दोस्त खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन चांग हाओ फिर बोल देता है, अरे वो तो इतनी दुबली है कि लगता है अच्छे खाने की जरूरत है। गपशप से दूर हमारा नायक पूरी तरह काम में लगा है। वो अपने पार्टनर को मैसेज भेजकर उसकी दक्षता की तारीफ करता है। उसी समय सबकी नज़र सामने जाती है, क्योंकि प्रोफेसर आखिरकार आ चुके हैं। मीटिंग और क्लास प्रेसिडेंट चुनाव। एडवाइजर यूचेन जिन अपना परिचय देते हैं और बताते हैं कि उन्हें एक अस्थायी क्लास प्रेसिडेंट चुनना है। ये सुनकर हमारा नायक सोच में पड़ जाता है कि पिछली जिंदगी में क्लास प्रेसिडेंट कौन था। उसी दौरान गुलाबी बालों वाली लड़की गुओयो खुद को प्रेसिडेंट के लिए नामांकित कर देती है। उसकी खूबसूरती देखकर सारे लड़के तो बस फिदा हो जाते हैं। फिर एक लड़का गैंगचो खुद को नामांकित करते हुए उसी मौके पर गोयो से पूछ बैठता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। हमारे दोस्त उसे पूरा मस्करा करार देते हैं। तभी एक और छात्र खड़ा होकर गैंगचो को टक्कर देने के लिए चुनाव में उतर जाता है। लेकिन ठीक उसी समय हमारा नायक अचानक चुनाव रोक देता है और कहता है, मैं कैंपस सिम कार्ड्स का जनरल एजेंट हूं। ये सुनकर पूरी क्लास दंग रह जाती है। उसकी बताई प्लान की कीमत स्कूल के प्लान से बहुत ही कम थी। प्रोफेसर भी हैरान रह जाते हैं कि ये लड़का उनकी क्लास के बीच में ऐसी घोषणा कर रहा है। फिर भी वो आगे बढ़कर प्रोफेसर को एक फ्लायर पकड़ा देता है। हमारा नायक समझाता है कि ये प्लान पढ़ाई और रिसर्च के लिए बहुत बढ़िया है। प्रोफेसर भी मान लेते हैं कि डील वाकई शानदार है। फिर जोए युआन अपनी पिच जारी रखता है। 4 लोगों के डॉर्म के हिसाब से इंटरनेट फीस तो बिल्कुल मामूली रह जाती है। एडवाइजर मनी मन सोचता है कि अगर ये लड़का प्रेसिडेंट बन गया तो उसे 4 साल आराम मिल जाएगा। एक छात्र कमीशन के बारे में पूछता है और हमारा नायक उदार कमीशन ऑफर करते हुए कहता है कि बदले में वो एक वोट चाहता है।
उदार ऑफर देखते ही बाकी छात्र जोश में आ जाते हैं और निर्णय लेते हैं कि वे उसे ही क्लास प्रेसिडेंट के लिए वोट देंगे। और इसी तरह जो युआन अस्थायी क्लास प्रेसिडेंट चुना जाता है, जबकि गुलाबी बालों वाली लड़की गुओ याओ उसकी वाइस प्रेसिडेंट बनती है। कुछ ही देर बाद गु योयो हमारे हीरो के पास आती है और कहती है कि वो भी उसका कार्ड खरीदना चाहती है। मुस्कुराते हुए वो कहती है कि वो उसके बिजनेस को सपोर्ट करने आई है और पूछती है, क्या तुम मेरा स्वागत नहीं करोगे? हमारा नायक थोड़ा घबरा जाता है और बात घुमाने की कोशिश करता है, मन ही मन सोचते हुए कि शायद वो उससे फ्लर्ट कर रही है। तभी दूसरी लड़की उत्साहित होकर आ जाती है और कहती है कि उसने 5 और लोगों को लाया है और अब वो अपनी कमीशन चाहती है। ये देखकर गुलाबी बालों वाली लड़की बस अपना आईडी कार्ड टेबल पर रखती है और साइन अप कर लेती है। वो झुककर धीरे से उसके कान में फुसफुसाती है, मुझे इग्नोर करने की कीमत इस डेटा प्लान से कहीं ज्यादा होगी। गुओ याओ भी शरारती मुस्कान के साथ कहती है, हिम्मत कैसे हुई मुझे नजरअंदाज करने की, अब भुगतो। शावर रूम का दृश्य। शावर में उसका एक दोस्त पूछता है कि क्या जो युवान उन खूबसूरत लड़कियों में से किसी पर मूव नहीं करेगा जिन्होंने उसके कार्ड खरीदे हैं। इस पर हमारा नायक हंसते हुए कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका दोस्त इतना बड़ा प्लेयर निकलेगा। चांगहा गर्व से बोलता है कि सच्चा मर्द वही है जो लड़कियों में पॉपुलर हो, तभी तो वैल्यू है। लेकिन दूसरा दोस्त उसे चिढ़ाता है कि अभी कुछ समय पहले तो वो प्योर रोमांस की बातें कर रहा था। लाल बालों वाला दोस्त खुद का बचाव करने की कोशिश करता है। अचानक एक दोस्त को एक अजीब और बहुत तेज गंध महसूस होती है। वे पता लगाते हैं कि गंध किस शावर से आ रही है और अपने रूममेट की अजीब हॉबी को लेकर चिढ़ाने लगते हैं। तभी हमारा हीरो समझाता है कि यह बस फटिया फूलों की गंध है। दोस्त हैरान होकर पूछते हैं कि उसे इतनी जानकारी कैसे है। शावर से बाहर आते ही जो युवान का मस्कुलर शरीर देखकर लाल बालों वाला दोस्त दंग रह जाता है। वो दुखी होकर कहता है कि उसका खुद का शरीर तो पंख नोचे हुए मुर्गे जैसा लगता है। हमारा नायक उसे कुछ वर्कआउट टिप्स देता है और निकलते हुए कहता है, जल्दी करो, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। दोनों घबराकर शावर से चिल्लाते हैं, रुको, हमारे लिए भी रुको। बाद में रास्ते में कपड़े पहनकर निकलते समय वे बात करते हैं कि कल उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग के यूनिफॉर्म लेने हैं। चलते चलते दोस्त कहते हैं कि वे भी उससे कार्ड खरीदेंगे, जबकि जो युवान ने पहले ही उन्हें फ्री ऑफर कर दिया था। हमारा नायक हैरान हो जाता है कि उसके 4 में से 3 रूममेट अब कार्ड खरीदना चाहते हैं। एक दोस्त ग्रुप बाय का सुझाव देता है और फ्रेंड्स एंड फैमिली डिस्काउंट में $9.90 में अनलिमिटेड डेटा मांगता है। चांघा इसे बेतुका दाम कहता है, लेकिन दूसरा दोस्त कहता है कि जो युवान जरूर डिस्काउंट दिला देगा। उसी समय चेन वान का प्रवेश। अचानक चेन वान, वो सीनियर जो प्लान बेच रही थी, वहां आ जाती है और उत्साह से हमारे हीरो को अपर क्लासमैन कहकर बुलाती है। रूममेट्स की आंखें फटी रह जाती हैं। ये इसे अपर क्लासमैन क्यों बोल रही है? चेनवान शिकायत करती है कि उसने उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया। हमारा नायक मुस्कुराकर माफी मांगता है कि वो व्यस्त था। वो नरमी से कहता है, जाओ पहले अपने बाल सुखा लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी, और हाँ, अपना कार्ड कल ले लेना। इसकी ये मिठास देखकर सीनियर पूरी तरह पिघल जाती है। वो उसे उसकी चिंता करने के लिए धन्यवाद देती है, अलविदा कहती है और खुश खुश हाथ हिलाते हुए वहां से चली जाती है। उसके जाते ही उसके दोस्त झट से उसके आसपास जमा हो जाते हैं। सबके चेहरे पर वही सवाल, भाई ये कौन थी, तेरे और उसके बीच चल क्या रहा है? लेकिन जो युवान बिल्कुल कूल बनने की कोशिश करता है और तुरंत बात को घुमा देता है। वो जल्दी जल्दी सबको हॉस्टल की तरफ खींचने लगता है। रास्ते में कुछ और लड़कियां भी उससे मिलती हैं और उसे हाय हेलो करती हैं। उसके रूममेट फिर से दंग रह जाते हैं। वे धीमी आवाज में फुसफुसाने लगते हैं कि शायद जो युवान कोई छुपा हुआ बड़ा आदमी है। अब वे उससे सच निकलवाने का पक्का मन बना लेते हैं। कमरे में वापस पहुंचते ही तीनों रूममेट उसे घेर लेते हैं और कहते हैं, अबे सच सच बता, मामला क्या है? दबाव में आकर जो युवान एक कहानी कर देता है कि उसका एक जुड़वा भाई भी है जो इस यूनिवर्सिटी में सीनियर है। दोस्त इस बात से हक्के बक्के रह जाते हैं। पहले तो शक करते हैं, फिर सोचते हैं कि अगर उसका भाई इतना बड़ा बंदा है तो इसे गर्लफ्रेंड तो आराम से मिल जाएगी। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। कॉलर आईडी में ली शिकी का नाम चमक रहा होता है। हमारा हीरो फोन उठाता है और मन में सोचने लगता है कि यह है कौन। उधर से लड़की खुशी खुशी बताती है कि उसने 30 लोगों का पूरा टारगेट पूरा कर लिया है। यह सुनकर वह हैरान रह जाता है और उसके रूममेट तो मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वह लड़की की मेहनत के लिए उसे $200 देने का वादा करता है। वह पूछता है कि इतना जल्दी कैसे कर लिया। लड़की बदले में पूछती है कि जो नया आइडिया उसने सोचा है उसके लिए उसे कंपनी बोनस मिलेगा या नहीं।
हमारा हीरो हंसकर कहता है कि बोनस की जगह वह उसे खाने पर ले जाएगा, लेकिन लड़की साफ साफ बोल देती है, खाना वाना रहने दो, कैश दे दो। उसके दोस्त हंस हंसकर लोटपोट हो जाते हैं। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने उनके हीरो को ऐसे ठुकराया था। वह चिढ़कर उसे पैसा लोभी कहता है और उसके नए आइडिया के लिए फिर से $200 देने का वादा करता है। लड़की बताती है कि वह यूनिवर्सिटी फोरम पर अपनी एक प्यारी सी फोटो पोस्ट करने वाली है। हमारा हीरो समझ जाता है कि सस्ता बेचने से बाकी एजेंट्स को दिक्कत हो सकती है, इसलिए उसे आगाह करना जरूरी है। फिर भी वो प्लान मान लेता है और कहता है कि कल उसे पूरे $200 दे देगा। ये सुनकर लड़की बेहद खुश हो जाती है। फोन कटते ही उसके रूममेट फिर टूट पड़ते हैं। अबे ये कौन थी? बिजनेस पार्टनर कब बन गई तेरी? हमारा हीरो शान से कहता है कि वह दिखने में भी उनसे बेहतर है और बिजनेस में भी, इसलिए लोग खुद उससे काम करने आते हैं। वह सबको सो जाने के लिए कह देता है क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। एक रूममेट कहता है कि उसे सुबह जल्दी जगा देना ताकि वह भी सेल्स में मदद कर सके। रात में सोते समय उसे एक डरावना सपना आता है। उसकी पूर्व पत्नी की आवाज़ गूंजती है। वह कहती है कि उसे हमेशा प्यार करना चाहिए। फिर उसकी आवाज़ अचानक ठंडी और खतरनाक हो जाती है, एक चेतावनी, मानो अगर उसने कभी गलती की तो अंजाम भयानक होगा। आंखों में पागलपन झलक रहा था। वो कहती है कि अगर उसने कभी उसे धोखा दिया तो वो अगले जन्म तक उसका पीछा करेगी। इसी बात पर हमारा नायक घबराकर जाग जाता है, हांफता हुआ, पसीने से लथपथ। उसे एहसास होता है कि अगला जन्म वाकई सच है, लेकिन वो उलझन में है क्योंकि उसने अपनी पिछली जिंदगी में अपनी पत्नी के साथ बुरा बर्ताव तभी नहीं किया था। उसे लगता है कि शायद उसकी अचानक मिली सफलता और बदले हुए रवैये से सुचिंग को कुछ शक हो गया है। वो तय करता है कि अब उसे किसी तरह उसकी परीक्षा लेनी होगी ताकि पता चल सके कि क्या वो भी उसके जैसे पुनर्जन्म लेकर आई है। अगले दिन हमारा हीरो और उसका रूममेट क्लासरूम में मिलिट्री ट्रेनिंग की यूनिफॉर्म्स व्यवस्थित कर रहे होते हैं। तभी गुओयाओ वहां आती है और खुश होकर उसे गुड मॉर्निंग कहती है। उसे देखकर हैरान कि वो इतनी सुबह से मौजूद है। जुआन मुस्कुराते हुए कहता है कि उसकी टाइमिंग तो कमाल की है। गुलाबी बालों वाली लड़की थोड़ी उलझन में पड़ जाती है। वो समझाता है कि उसके पास समय कम है, इसलिए वो चाहती है कि गुओयाओ बाकी छात्रों को यूनिफॉर्म बांटने में मदद करे। लड़की मदद के लिए तैयार हो जाती है, पर शर्त रखती है कि बदले में वो उससे एक खाना खिलाने का कर्ज लेगी। हमारा लड़का फौरन हाँ कर देता है कि बिल वो ही भरेगा। तभी एक और लड़की गुस्से में वहां पहुंचती है और गुओयाओ से तकरार करती है कि उसने कैसे उससे पहले इस लड़के को डेट पर चलने के लिए कहा। गुओयाओ नकली शान से कहती है कि वो सिंगल है, इसलिए सबके लिए मैदान खुला है। उसकी प्रतिद्वंद्वी भी कम नहीं। वो कहती है कि वो भी खुलकर मुकाबला करेगी, क्योंकि इतना शानदार और मेहनती लड़का वो किसी हाल में नहीं छोड़ेगी। दूर खड़ी सुचिंग ये सब देख रही होती है और सोचती है कि ये सब उसकी पिछली जिंदगी से कितना अलग है। उसी वक्त ज़ियांगयान प्रकट होती है और उसका नाम पुकारकर उसे चौंका देती है। वो मजाक में पूछती है कि कहीं वो क्लासरूम में अपने भविष्य के बॉयफ्रेंड को घूर तो नहीं रही थी। ज़ियांगयान को भी जिज्ञासा है कि आखिर हमारे नायक में ऐसा क्या है कि क्लास प्रेसिडेंट जैसी लड़की भी उसकी तरफ खींची चली आती है। लेकिन सुचिंग मजाक को अनदेखा कर देती है और कहती है कि पहले यूनिफॉर्म बांटने पर ध्यान देना चाहिए। जैसे ही वो आगे बढ़ती हैं, बेहद चेयरफुल चांगहो वहां आता है और ज़ियांगयान की मदद की पेशकश करता है। वो उसे येनियन कहकर बुलाता है। ज़ियांगयान तुरंत मौका पकड़ती है और उससे पूछती है कि ज़ो युआन और सुचिंग का क्या रिश्ता है। रेडहेड लड़का कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। ये सुनकर ज़ियांगयान को गुस्सा आ जाता है और सुचिंग की तारीफ करते हुए बताती है कि वो कितनी काबिल है, यहाँ तक कि उसे क्लास प्रेसिडेंट भी चुना गया है। चांगहो अपने दोस्त का पक्ष लेता है और कहता है कि ज़ो युआन भी कम नहीं है। क्लास प्रेसिडेंट होने के साथ साथ वो कैंपस सिम कार्ड्स का जनरल एजेंट भी है। ये सुनकर लड़की हैरान रह जाती है कि प्लान का रेट इतना सस्ता है। रेडहेड छेड़ता है कि उसने तो कभी पूछने की ज़रूरत ही नहीं समझी। फिर उसे याद आता है कि एक सीनियर बहुत मुनाफा कमाने की बात कर रहा था। तभी उसे समझ आता है कि असली कमाई तो हमारा लड़का ही कर रहा है। वो पूछती है कि उससे कितने लोग खरीद रहे हैं। चांगहो कहता है बहुत लोग, और ये भी कि सुचिंग को अब हार मान लेनी चाहिए। दिलचस्पी बढ़ने पर ज़ियांगयान ज़ो युआन का कॉन्टैक्ट नंबर मांगती है। चांगहो कहता है कि वो खुद उससे खरीद सकती है, लेकिन लड़की झट से जवाब देती है कि जब सीधे असली सोर्स से सस्ता मिल सकता है तो वो किसी मिडिलमैन से क्यों खरीदे। उधर चैन हमारे नायक के पास आती है और पूछती है कि बिक्री कैसी चल रही है, क्योंकि 20 लोग उसे पहले ही कांटेक्ट कर चुके हैं। हमारा लड़का घबरा जाता है, सोचते हुए कि कहीं उसने फ्लायर की गलती पकड़ तो नहीं ली। वो हिम्मत करके पूछता है कि वो प्रति व्यक्ति कितना कमाती है। सीनियर गर्व से बताती है कि वो प्रति व्यक्ति 30 रुपए कमाती है, यानी एक दिन में पूरे 600 रुपए। तभी हमारा लड़का एक काउंटर ऑफर देता है। वो कहता है कि अगर वो कॉन्टैक्ट्स उसे दे दे तो वो उसे प्रति व्यक्ति 50 रुपए देगा। उसी समय एक यूनिफॉर्म पहनी हुई महिला अपनी टीम के साथ आती है और स्कूल के लोकेशन की शिकायत करने लगती है, लेकिन हमारा हीरो उसे शांत कर देता है। वो पूछता है कि उसकी टीम पहुंच गई है या नहीं।
महिला बताती है कि वे तय समय से अभी 10 मिनट दूर हैं। हमारा नायक उसे एक आईडी पकड़ाता है और कहता है कि पहले इसे प्रोसेस कर दे, वो किसी का एहसान उतार रहा है। कर्मचारी फोटो देखकर लड़की की खूबसूरती की तारीफ करती है और मुस्कुराकर पूछती है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है। हमारा नायक मजाक में कहता है कि वो बस उसके अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप होने का इंतजार कर रहा है। महिला उसे झट से टोक देती है कि बकवास बंद करो। चेन युआन के उलझे चेहरे को देखकर हमारे हीरो को अपनी गलती का एहसास होता है और वो खुद को दोबारा ठीक से इंट्रोड्यूस करने का फैसला करता है। स्टाइल मारते हुए जू युआन खुद को शानलेन यूनिवर्सिटी टाउन का जनरल एजेंट बताता है। फिर वो सीनियर को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है और बताता है कि कमीशन उससे कहीं ज्यादा है। तभी एक लड़का अपने कई दोस्तों के साथ आ जाता है। हमारा लड़का पूछता है कि वो इतने लोग क्यों लेकर आया है। क्लासमेट अपने दोस्तों का परिचय करवाता है और उन्हें कहता है कि सब जो भाई को नमस्ते करें, जिससे हमारा हीरो थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। फिर उसकी बिजनेस पार्टनर आती है और बताती है कि उसने कुल 22 ग्राहक पक्के कर लिए हैं। हमारा लड़का उसकी तारीफ करता है। लड़का लाइन को व्यवस्थित करवाने में जुट जाता है ताकि सबका काम तेजी से हो सके। लड़की भी प्लान समझाने में मदद की पेशकश करती है और हमारा हीरो टीम वर्क देखकर खुश हो जाता है। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है और उत्सुकता से पूछता है कि इतनी लंबी लाइन किस लिए लगी है। हमारा लड़का बताता है कि वो फोन कार्ड बेच रहा है और उसे प्लान का फ्लायर दे देता है। वो कहता है कि एक डॉम के लिए एक कार्ड काफी रहेगा। बुजुर्ग आदमी दिलचस्पी लेते हैं लेकिन भीड़ देखकर थोड़ा हिचकते हैं। जो युवान उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो बाद में भी आ सकते हैं और समझाता है कि कुल 3 अलग अलग प्लान्स उपलब्ध हैं। उसका दोस्त उसकी स्मूथ बातों को सुनकर दंग रह जाता है और कहता है कि वो तो किसी प्रोफेशनल सेल्समैन की तरह लग रहा है। हमारा नायक मजाक में कहता है कि भाई अमीर घर नहीं है तो जिंदगी ने ऐसे हुनर खुद ही सिखा दिए हैं। चेन युआन हमारे लड़के से बहुत प्रभावित होती है और हिसाब लगाती है कि नए कमीशन रेट से वो 1500 रुपये कमा सकती है। तभी उसकी पार्टनर एक बुजुर्ग आंटी को प्लान बेचने की कोशिश करती है पर आंटी मना कर देती है। हमारा लड़का उसे ढांढस बंधाता है कि ये तो नॉर्मल है। वो मानती है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। जू युआन फिर उस सीनियर से पूछता है कि उसने फैसला कर लिया। वो कहती है कि हाँ, मैं अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को कॉल करूंगी। समय बीतता है और दोपहर की धूप तेज होती जाती है। सबको थकता देखकर हमारा हीरो ब्रेक का ऐलान करता है और बताता है कि वो स्नैक्स और पानी सबके लिए लेकर आया है। उसे लग रहा है कि किस्मत आखिरकार उस पर मेहरबान हो गई है। तभी चियांग हो, जंगयान और सुचिंग वहां पहुंचते हैं। चियांग हो मजाक में कहता है कि उसका यार तो आज खूब कमा रहा है। हमारा लड़का बात को हल्का दिखाता है और पूछता है कि वो सब साथ में क्यों आए, मन ही मन ये सोचते हुए कि उसकी एक्स वाइफ भी क्यों आई है। लेकिन जंगयान बीच में ही पूछ लेती है कि उसने अभी तक उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट वीचैट पर क्यों नहीं स्वीकार किया, जिससे उसकी एक्स वाइफ के मन में जलन उठ जाती है। जू युआन मासूम बनते हुए पूछता है कि किसने उसे ऐड किया था, वो तो बिजी था, उसे पता ही नहीं था। ये सब देखकर पूर्व पत्नी को लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बातें उसकी पिछली जिंदगी से बिल्कुल अलग चल रही हैं। तभी झोंग यून अचानक उसका फोन छीन लेती है और पूछती है, ये iPhone 5S है, कितने का लिया? हमारा हीरो फोन वापस लेने की कोशिश करता है लेकिन लड़की मजाक में कहती है, क्या आजकल कंपनी आईफोन बांट रही है क्या? इतने में एक्स वाइफ उसे घूर कर पूछती है, तुम एजेंट कैसे बन गए? पिछली बार ऐसा नहीं था। हमारा लड़का पलटकर पूछता है, क्यों, मैं एजेंट नहीं हो सकता? और तुम मुझे इतनी बारीकी से क्यों देख रही हो? वो चिढ़ जाती है लेकिन उसके जवाब पर हल्का सा लाल भी पड़ जाती है और बड़बड़ाती है, तुम क्या सच में इसी दुनिया के हो? झोंगयुन जोर से हंस पड़ती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट मन ही मन सोचता है, ये लड़की सच में बहुत अजीब बर्ताव कर रही है, शक तो पक्का हो गया। तभी एक और लड़की आती है और कहती है, सीनियर जो, नमस्ते। हीरो उसे और उसकी मां को धोखे में रखने के लिए माफी मांगता है लेकिन जंगयान कहती है, ईमानदारी तो दिखी नहीं तुम्हारी। हमारा लड़का झुककर माफी मांगता है और कहता है कि एक बिजनेस के लिए उससे जरूरी झूठ बोलना पड़ा। झोंगयुन तुरंत हुक्म देती है, चलो इसको एक अच्छी ट्रीट दो, तभी माफी पूरी होगी। हीरो मान जाता है और कहता है कि काम खत्म होते ही सबको खाना खिलाएगा। अचानक लाइन में खड़ा वो लड़का भागता हुआ आता है और उसे सलाम करता है। जोआन उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त लूशुओ बताकर इंट्रोड्यूस करता है। दोस्त खुशी से झूम उठता है। चैन हाउ लूशुओ से पूछता है, ये हमारा जो कौन है? लू जवाब देता है, अरे ये मेरे पड़ोसी यूनिवर्सिटी का क्लासमेट है। लू फिर उसके बिजनेस पार्टनर का भी परिचय करवा देता है। दूर से ये सब देख रही सुचिंग हैरान रह जाती है, ये लड़की तो मेरी पिछली जिंदगी में थी ही नहीं, ये क्या हो रहा है? तभी एक मोटरसाइकिल तेजी से आती है, सबको चौंकाते हुए ब्रेक मारती है।
फिर 3 लड़कियां उतरती हैं। उनकी लीडर पूछती है, कार्ड बेचने वाले तुम ही लोग हो? हमारे हीरो का पूरा ग्रुप चुपचाप खड़ा रहता है। लिशिकी अपने कार्ड्स 145 में ऑफर करती है और कहती है कि बल्क में 140 कर देगी। हीरो टेंशन में आ जाता है। क्या ये झगड़ा करने आई हैं क्या? क्या मेरा पार्टनर संभाल पाएगा? दोस्त आपस में फुसफुसाने लगते हैं। लगता है लड़ने आई हैं। रेड हेड लड़की अचानक गुस्से में लिशिकी के फ्लायर जमीन पर फेंक देती है और चिल्लाती है, मेरे भाई का बिजनेस चुरा रही हो? पार्टनर वहां से निकलने की कोशिश करती है। मुझे काम है, जा रही हूं। लेकिन रेड हेड उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है। लिशिकी गरजती है, छोड़ो, मार्केट ऐसे ही चलता है, जो स्ट्रांग वही सरवाइव करेगा। रेड हेड को उसका जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो हमारी पार्टनर को जोर से धक्का देती है। हीरो तुरंत दौड़कर उसे संभाल लेता है और पूछता है, तुम ठीक हो? फिर वो आगे बढ़कर रेड हेड को साफ साफ कहता है, यहां मैं इंचार्ज हूं, बात मुझसे करो। जंगयान उसे देखती है और सोचती है, वाह कितना हैंडसम लग रहा है। लेकिन सू किंग बुड़बुदाती है, हीरो बनने की एक्टिंग कर रहा है बस। तभी और मोटरसाइकिलें आ जाती हैं, इंजन गरजाते हुए। वातावरण एकदम तनावपूर्ण हो जाता है। रेड हेड का भाई आखिरकार सामने आता है और सबको नीचा दिखाते हुए कहता है, ये नए नवेले बच्चे हैं क्या? लड़की उत्साहित होकर कहती है, भैया यही लोग दिक्कत कर रहे हैं। भाई पूछता है, तुम ही हो जो का? हीरो शांत आवाज में जवाब देता है, हाँ मैं ही हूं। वो दावा करता है कि वो इस इलाके का आधिकारिक एजेंट है और हमारा लड़का उसकी टेरिटरी में कम कीमतें लगाकर दखल अंदाजी कर रहा है। हमारा लड़का पलट कर कहता है, कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ और पहले ये बताओ कि तुम्हारी बहन ने हाथ क्यों उठाया। दोस्त उसकी बात का समर्थन करते हैं और लिशिकी खुद को सुरक्षित महसूस करती है। राइवल कहता है कि बात करने से कुछ नहीं होगा, चलो पुराने तरीके से निपटाते हैं। हमारा लड़का ठंडे स्वर में पूछता है, कौन सा तरीका? गैंग लीडर उसकी हिम्मत देखकर थोड़ा प्रभावित होता है, लेकिन हीरो सोचता है, ये बस ब्लफ मार रहा है, बिजनेस का बी नहीं मालूम। आखिरकार राइवल उसे चैलेंज देता है, रात 8 बजे बारबेक्यू स्टॉल पर मिलना, तब फैसला होगा। जॉन अपनी पार्टनर को शांत करते हुए कहता है कि यहाँ किसी तरह का टफ वफ नहीं होता और उसे जाकर ग्राहकों की मदद करनी चाहिए। जंगयान उसके इस बहादुरी भरे रवैये की तारीफ करती है और सूचिंग को चेतावनी देती है कि उसे जीतना इतना आसान नहीं होगा। ये देखते ही पत्नी समझ जाती है कि उसकी सुरक्षात्मक फितरत बिल्कुल वैसी ही है जैसी उसके भविष्य वाले रूप में थी और वो और भी ज्यादा शक करने लगती है। चुंगा तब जंगयान को सलाह देता है कि उसे हमारे हीरो की उलझी हुई लव लाइफ से दूर ही रहना चाहिए। सूचिंग गुस्से में जॉन से पूछती है कि क्या ली की वही लड़की है जिसके बारे में उसने कहा था कि उसे पसंद है। हमारा हीरो ठंडे लहजे में जवाब देता है कि ये उसकी निजी बात है और उससे कोई मतलब नहीं। जंगिन माहौल हल्का करने के लिए एक्स वाइफ को दिलासा देती है और कहती है कि चांगहाओ को भी एक मेंबरशिप कार्ड ले लेना चाहिए। लाल बालों वाली तुरंत मान जाती है और हमारे हीरो से कहती है कि वो सभी को किसी प्लान में साइन अप कर दे। प्रोटैगनिस्ट अपने दोस्तों से कहता है कि वे लोग आगे चले जाएं क्योंकि वो व्यस्त है और शिकी से कहता है कि वो उनके कार्ड संभाल ले। एक्स वाइफ के चेहरे पर तेज गुस्सा आता है और वो सोचती है कि अब उसे हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ेगा। ये सब देखते हुए शन्यू समझ जाता है कि सोचिंग को सीनियर पर दिल आ गया है, लेकिन लड़के को उसकी कोई परवाह नहीं। हमारा हीरो अपने दोस्त लूशुओं से पूछता है कि आने वाली भिड़ंत के लिए वो कितने लोगों को इकट्ठा कर सकता है। लुओ फिर 3000 रुपये जो यूएन को पकड़ाता है और बताता है कि उसके पापा ने बिल का खर्चा देने के लिए दिया है। वो कहता है कि जवानी लड़ाई झगड़े के लिए ही होती है और अगर उसका दोस्त कंगाल है तो जो उसका है वो जॉन का भी है। लेकिन हमारा हीरो पैसे लेने से इनकार कर देता है, बोलते हुए कि उसकी कमीशन ही काफ़ी है और अपने दोस्त से कहता है कि जितने लोग बुला सकता है बुला ले। ये सुनकर उसका दोस्त भावुक हो जाता है और कहता है कि आज से वे भाई हैं और वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। जॉन शर्मिंदा सा महसूस करता है और उससे कहता है कि इतना भावुक मत हो। उत्साहित होकर उसका दोस्त कहता है कि वो अभी स्कूल वापस जा रहा है ताकि आने वाली लड़ाई के लिए बैकअप ले आए। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट ली शिकी को यूनिवर्सिटी तक सुरक्षित छोड़ने का प्रस्ताव देता है। वो पूछता है कि उसने पैसे गिने क्या और लड़की बताती है कि 1300 पूरी तरह सही हैं। जो यूएन सारी जिम्मेदारी लेता है और जोर देता है कि वो ये पेमेंट ले ले। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि वो महंगा खाना उसे ही खिलाना चाहिए था। हीरो पास आते हुए मजाक करता है कि उसे नहीं पता था कि क्लास प्रेसिडेंट रोने वाली भी है। लड़की शर्म से लाल हो जाती है और उसे खाने या मूवी पर ट्रीट देने की बात करती है। इतना सुनते ही वो और भी घबरा जाती है और ठीक से कुछ कह भी नहीं पाती। हमारे हीरो के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो उसकी बात मान लेता है। खाने का ऑफर ठुकराकर वो कहता है कि क्यों ना फेस्टिवल में कोई मूवी देख ली जाए, इसे वो बोनस समझ ले।
लड़की लजाकर मान जाती है और कहती है कि हाँ, ये एक डेट होगी। फिर वो विदा लेकर हॉस्टल की ओर चली जाती है और उसे रास्ते में सावधान रहने को कहती है। अकेला रह गया लड़का सोचता है कि ली शिकी बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन उसके लिए नहीं, और उसे ये साफ साफ बता देना चाहिए। तय जगह पहुंचकर हमारा हीरो बैठता है और वेट्रेस उसे बियर और मूंगफली ला कर देती है। तभी उसका प्रतिद्वंदी गुस्से में पहुंचता है और इस पर धंधा छीनने का आरोप लगाते हुए 20,000 रुपये की मांग करता है, लेकिन जो युवन बस इतना कहता है कि बोतल को हाथ मत लगाना। गुंडा पूछता है कि क्या वो सख्त बनकर दिखाना चाहता है, मगर हीरो की ठंडी बेखौफ नज़र बता देती है कि उसे कोई डर नहीं। बिना कोई देर किए जो युवन खड़ा होता है और बोतल उसके सिर पर दे मारता है। गुंडे के साथी उसकी इस हरकत से पूरी तरह दंग रह जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसने अच्छा बनने की कोशिश की, लेकिन सामने वाला लड़का पूरी तरह बेशर्म था। तभी लो एक बड़े झुंड के साथ पहुंचता है और चिल्लाता है, मेरे भाई जो को छूने की हिम्मत किसने की? इतने सारे लोगों को देखते ही विरोधी गैंग घबरा जाता है। हमारा हीरो का दोस्त शेखी बघारते हुए कहता है कि लड़ाई की बात आए तो वो कभी डरता नहीं। प्रतिद्वंद्वी लीडर लोगों की संख्या देखकर सहम जाता है और सोचने लगता है कि एक साधारण स्टूडेंट का माफिया से क्या रिश्ता। वो झट से झुककर माफी मांगता है और जो कहता है कि उसे उसकी पहले वाली दबंग स्टाइल ज्यादा पसंद थी। वो लड़का एक बोतल उठाकर पूरी की पूरी पी जाता है और कहता है कि गलती उसी की थी। हीरो पूछता है, एक बोतल काफी है? हमने तो बात मुक्कों से निपटाने की थी, याद है? बेचारा डर के मारे 2 और बोतलें पकड़ लेता है और एक साथ दोनों पीने लगता है। जो फिर कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी गलती पर थी, क्योंकि उसे लोकल नियम नहीं पता थे। विरोधी मान जाता है, हाँ मेरी गर्ल भी गलत थी, इस पर अब और बात नहीं करते। हीरो पैसे भरने का ऑफर देता है जो उसकी पार्टनर ने लोगों से लिए थे, लेकिन वो लड़का मना कर देता है। कहता है कि वो वैसे भी ग्रेजुएट होने वाला है और लड़की आराम से अपना काम चला सकती है। उनका लीडर पुष्टि करता है कि मामला निपट गया है और जो को धन्यवाद देता है। लो जो जितने भी छात्र लेकर आया था, वे सब इस सीन से इतने प्रभावित होते हैं कि फैसला करते हैं कि अब से वे जो का साथ देंगे। हीरो सभी का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आज बारबेक्यू और बियर उसकी तरफ से। चलते चलते प्रोटैगनिस्ट अपने दोस्त से पूछता है कि उसने इतनी बड़ी भीड़ कैसे इकट्ठी कर ली। दोनों मानते हैं कि इतनी जबरदस्त शो ऑफ फोर्स देखना किसी तमाशे से कम नहीं था। कुछ ही देर में लड़ाई का पोस्ट कॉलेज फोरम पर वायरल हो जाता है और लोग जो को नया बिग बॉस बुलाने लगते हैं। कमेंट्स में सभी हैरान हैं और कुछ लोग तो उसका कांटेक्ट भी मांग रहे हैं। दोस्त पूछते हैं कि ये पोस्ट क्या है, जो इनकार करता है और कहता है कि वो इसे हटवा देगा। उसे गुस्सा आता है कि इससे उसकी इमेज खराब होगी, इसलिए वो फोरम एडमिन को कॉल करता है। एडमिन पोस्ट हटाने से मना कर देता है जब तक कि जो अपनी पहचान न बताए। जब जो बताता है कि वो कौन है, एडमिन के तो पसीने छूट जाते हैं। वो तुरंत पोस्ट डिलीट कर देता है। कुछ ही सेकंड्स में पूरा पोस्ट गायब हो जाता है। दोस्त यकीन नहीं कर पाते कि पोस्ट सच में हट गया और हीरो राहत की सांस लेता है। अचानक उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर सूचिंग का नाम चमक रहा है। जो सोचता है कि इतनी रात को वो क्यों कॉल कर रही है। चंघाव अंदाजा लगाता है कि बात उसी वायरल पोस्ट की होगी। हीरो अपने दोस्त पर झल्लाता है, तू पागल है क्या? तुझे सब बात बताने की क्या जरूरत थी? चंघाव सफाई देता है कि जंग यिन उसकी दोस्त है, वो उससे सब शेयर करता है। उधर गर्ल्स हॉस्टल में सूचिंग फोन स्क्रॉल कर रही होती है। तभी उसकी दोस्त उसकी टांगों की फोटो खींच लेती है ताकि उसे कॉलेज फोरम पर डाल सके। एक्स वाइफ घबरा जाती है और फोन छीनने की कोशिश करती है, लेकिन जंग यिन उसे रोक लेती है। जंग यिन मजाक में शेन यू से मदद मांगती है कि सूचिंग उसे मारने आई है। शेन यू दोनों को अलग करती है। फिर जंग यिन अचानक बात बदलकर पूछती है, वो जोयुवान वाला लड़का, उसके बारे में कुछ पता चला? जंग यिन बताती है कि हीरो ने फ्रेशर शेन यू को बेवकूफ़ बनाया था ताकि उसे जो चाहिए था वो मिल जाए। वो जो का मजाक उड़ाते हुए उसे एक चालाक तीसरे साल के सीनियर की एक्टिंग करती है। शेन यू बताती है कि कैसे उसने सीनियर होने का फायदा उठाकर एजेंसी की डील हासिल की। जंग यिन कहती है कि जो एक पुराने लोमड़ी जैसा लगता है, उनकी उम्र का लड़का तो बिल्कुल नहीं। सूचिंग ये सब सुनकर सोच में पड़ जाती है। उसे शक होने लगता है कि शायद जो भी उसी की तरह पुनर्जन्म लेकर आया है। वो तय करती है कि उसे जल्द ही जो से आमने सामने बात करनी होगी। तभी शेन यू चिल्लाती है, देखो नया पोस्ट आया है। वो कॉलेज फोरम का नया पोस्ट दिखाती है, लड़ाई की खबर और नए सोसाइटी बॉस की पहचान। लड़कियां दंग रह जाती हैं जब उन्हें पता चलता है कि जो युवान ही मशहूर जुई हुई सोसाइटी का नेता है। जंग यिन यकीन नहीं कर पाती
लेकिन मानती है कि फोटो में वो काफ़ी खतरनाक लग रहा है। इस पर एक्स वाइफ मानने को तैयार नहीं, कहती है कि जो एक सामान्य छात्र है गैंगस्टर नहीं हो सकता। जंग इन एकदम समझ जाती है कि सूचिंग पहले से जानती थी कि जो बड़ा आदमी है और इसी वजह से वो उसके पीछे पड़ी हुई है। इससे पहले कि वो इस संबंध में कुछ कहे, जंग इन उसका चेहरा देखकर सूचिंग को चिढ़ाने लगती है। सुचिन पूरी तरह उलझन में पड़ जाती है। वो सोचती है कि आखिर गलती कहाँ हुई। क्या ये दुनिया वाकई उसकी पिछली जिंदगी जैसी नहीं है? उसके अजीब व्यवहार से उसकी सहेलियां भी घबरा जाती हैं। जोंग यून और शेन यू चिंतित होकर उसकी बर्फ जैसी ठंडी हाथों को छूती हैं और पूछती हैं कि क्या हुआ है। आखिरकार सुचिन फैसला करती है कि अब उसे सीधे नायक से बात करके सच पता करना ही होगा। वो जल्दी से अपना फोन उठाती है और जो युआन का नंबर मिलाती है। उम्मीद करती है कि वो कॉल उठा लेगा। जो जैसे ही कॉल उठाता है, सुचिन कांपती आवाज में पूछती है, क्या तुम सच में जुआन हो? जो बेपरवाही से जवाब देता है, अभी बिजी हूं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने जा रहा हूं, और बिना कुछ सुने सीधे कॉल काट देता है। सुचिन जगह पर ही जम जाती है। गर्लफ्रेंड? उसके कानों में ये शब्द गूंजते रह जाते हैं। वो सदमे में फुसफुसाती है, ये मेरा वाला जो नहीं है, ये कौन है? उसकी सहेलियां घबराकर पूछती हैं कि जो ने क्या कहा, लेकिन सुचिन रोने लगती है और अपनी सहेली की बाहों में गिर पड़ती है। वो मेरा जो नहीं है, मेरा सब कुछ चला गया, अब मेरे जीने का मतलब ही क्या है? दोस्त उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि स्कूल में और भी कितने अच्छे लड़के हैं, लेकिन सुचिन टूट चुकी है। सब मेरी ही गलती है, शायद मैं अब कभी शादी भी नहीं कर पाऊंगी। जोंग यूनियन ये सुनकर स्तब्ध रह जाती है। सुचिन आंसू पोंछते हुए कहती है, तुम समझोगी जब तुम सच में किसी को दिल से चाहोगी। उसी समय उसकी दोस्त का फोन बजने लगता है। वो मैसेज पढ़कर दंग रह जाती है और फोन सुचिन के सामने कर देती है। अगर जो की कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती, तब तुम क्या करती? स्क्रीन पर च्यांग हाओ के साथ उसकी चैट खुली होती है, जिसमें उसने जो की गर्लफ्रेंड वाली अफवाह को झूठ बताया होता है। वो समझाती है, वो लड़की पैसों की दिक्कत में थी और जो ने उसकी मदद करने के लिए 4000 रुपए दिए थे, बस इतना ही। शेन यू पूछती है, मतलब सब कुछ एक गलतफहमी थी? लेकिन सुचिन अभी भी दुखी है। फिर भी वो बहुत बदल गया है। जोंग यूनियन इस पर भड़क उठती है। ठीक है, अब मैं ही उससे बात करके आती हूं। वो तुरंत चैंग हाओ को मैसेज भेजकर मीटिंग सेट करती है और साफ कहती है कि जो युआन को तुरंत वहां पहुंचना होगा। दूसरी तरफ चैंग हाओ उस डरावने मैसेज को पढ़कर ठिठक जाता है। वो भागता हुआ हमारे हीरो के पास आता है। भाई तू चलना, वो लोग बुला रहे हैं। लेकिन जो शांत चेहरे के साथ एक ही वाक्य बोलता है, मैं नहीं आ रहा, मैं एंटी सोशल हूं, पीरियड। रोना हो तो जाके रो ले। चैंग हाओ उसे मनाने की कोशिश करता है, पर जो साफ मना कर देता है। आखिरकार वो दूसरे रूममेट से मदद मांगता है। सभी कहते हैं कि अगर पहला डॉर्म ग्रुप मीट है तो सबको चलना चाहिए। जो थोड़ी देर सोचकर कहता है, ठीक है, पर एक शर्त पर, मेरा बिल चैंग हाओ देगा। चैंग हाओ बिना सोचे समझे मान जाता है। दे दूंगा, बस यिनयान के सामने अच्छा दिख जाऊं। लेकिन दूसरा दोस्त गुस्से में भड़क उठता है, सिर्फ जो का ही बिल क्यों देगा, ये तो चीपनेस है। सिचुएशन गर्म हो रही होती है, तभी जो का फोन बज उठता है। उसका दोस्त ल्यूचुआ कॉल पर चीखकर बोल रहा होता है कि अब उनका जुआई सोसाइटी फेमस हो गया है और वो ग्रैंड प्रोटेक्टर बन गया है। जो झुंझला के पूछता है, ये सब बकवास छोड़ असल में चाहिए क्या? लूचुआ बताता है कि कॉलेज का एक्सटर्नल रिलेशंस डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स से पार्ट टाइम जॉब्स में बेतहाशा वसूली कर रहा है। वो जो से समाधान मांगता है। जो ये सुनकर अपनी पिछली जिंदगी याद करता है। सीनियर्स ने उसे भी शोषित किया था और वो कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन इस जन्म में वो चीजें बदल सकता है। वो शांति से कहता है, तुझको लोग सुनते हैं तो खुद क्यों नहीं संभालता? फिर वो प्लान समझाता है। शादी इवेंट्स में लोगों की जरूरत ज्यादा है। हम खुद सीधे कंपनियों से डील करेंगे, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं। एक म्यूचुअल एड ग्रुप बनाएंगे। लूचाओ दंग रह जाता है। भाई तू जीनियस है, मैं कैसे नहीं सोच पाया? जो मुस्कुराता है, ये मेंबरशिप कार्ड्स तो बस शुरुआत थी। जुआई सोसाइटी अब असली काम करेगी।